अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मितला। अपोजिशन का बयानिया वाज़े तौर पर तब्दील होता नजर आ रहा है। अपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। कल तक पीडीएम की तमाम लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट को तमाम खराबियों का मंबा करार दे रही थी, लेकिन आज दलीलें तलाश की जा रही है पीडीएम की लीडरशिप की जानिब से कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर आ गई है। पीडीएम का डीएनए कैसे अचानक से तब्दील हो गया, कोई मफाहमत हो गई है, कोई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ऑफर्स की गई हैं, कोई पेशकश की गई हैं, कोई बुरात देने की बात की जा रही है, तो इस पर भी बात करेंगे। और क्या दलीलें हो सकती हैं मुमकिन तौर पर कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। कहा जा रहा है कि डस्का के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बर वक्त फैसला सामने आया है, एक दलील तो वो भी हो सकती है हमजा शहबाज साहब की जमानत हो गई है। इसहाक डार साहब के खिलाफ नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी है। ना सिर्फ ये किया है बल्कि जो हुकूमती वुज़रा हैं उनके खिलाफ इंक्वायरीज खोलने की सिफारिश भी नैब की जानिब से की है। कुछ सवालात यहाँ पर उठ रहे हैं, क्या एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो सकती है, न्यूट्रल होना अफोर्ड कर सकती है? क्या एस्टैब्लिशमेंट के मौजूदा सिस्टम में स्टेक्स खत्म हो गए हैं? इस पर भी बात करेंगे। और क्या एस्टैब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी अपोजिशन की जानिबदारी नहीं होगी? और क्या हुकूमत को गिराना अब कदरे आसान हो जाएगा? क्या हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं रहे? और अगर ऐसा है तो तहरीक अदम एतमाद लाना और भी आसान हो जाएगा। ना सिर्फ लाना बल्कि उसको कामयाब करवाना भी आसान हो जाएगा। और अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है तो यूसुफ रजा गिलानी साहब का जीतना और भी आसान हो जाएगा। क्या कहा जा सकता है कि अगर तो पीडीएम की क़यादत के हक में फैसले आते रहेंगे, पीडीएम के रहनुमाओं के हक में फैसले आते रहेंगे, तो तभी एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल माना जाएगा? और क्या ऐसा पॉसिबल है कि हफीज शेख साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं, एस्टैब्लिशमेंट को ये गवारा होगा, अफोर्ड कर सकेगी एस्टैब्लिशमेंट के हफीज शेख साहब हार जाए? और क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि एमक्यूएम कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा ना रहे? आज जोहराना पीटीआई की जानिब से दिया गया था, उस जोहराने में एमक्यूएम को कोई भी रहनुमा, कोई भी रुकने सूबाई असम्बली शरीक नहीं हुआ। और बताया जा रहा है कि जी पार्टी की कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से एमक्यूएम पार्टिसिपेट नहीं कर सकी है। तो अगर सेनेट के इंतखाबात में एमक्यूएम की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी साहब को सपोर्ट किया जाता है तो ये भी इस बात की दलील हो सकती है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। एस्टैब्लिशमेंट के बगैर एमक्यूएम कभी भी कोई फैसला नहीं करती, आम तासुर तो यही है। इस पर भी बात करेंगे, तहरीक अदम एतमाद पर भी बात करेंगे। और पंजाब में जो पीडीएम की जानिब से मुकमुका किया गया है और एक तरह से एमपीएस की रोजी रोटी पर टांग मारी गई है, लात मारी गई है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे नज़दीक ज़ाती तौर पर ये जमहूरियत के जो दावेदार थे उन्होंने जमहूरियत को शर्मिंदा किया है। इस बेबाकी से मुकमुका पंजाब में किया गया। कल तक मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि हुकूमत के साथ किसी भी मामले पर ना बैठा जाएगा ना ही बातचीत होगी, लेकिन यकायक ऐसा क्या हो गया कि हुकूमत के साथ ना सिर्फ बैठा गया है बल्कि हुकूमत को मार्जिन भी दिया गया है कि वो सेनेट में जितनी उनकी मतलूबा नशिस्तें थी और मौजूद नशिस्तें थी वो सारी हासिल कर सकें। और इस तरह से जो नाराज अरकान थे पीटीआई के और दूसरी जमातों के, उनको एक तरह से पीडीएम की लीडरशिप ने शटअप कॉल दी है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ज़बरदस्त मरकजी रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। कमर जमान कायरा साहब, रजा रूमी साहब सीनियर तजियाकार हैं, वो भी हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। राना तनवीर साहब, आपसे आगाज कर लेता हूँ, क्या एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है? साहब, मैं एक बात आपको बताऊं कि मैंने आपके दो प्लस टू आप कर रहे थे, इस तरह बातें नहीं होती। एक हमारी डिमांड है, आप कह रहे हैं इनका बयानिया बदल रहा है, ये हमारी डिमांड है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको पॉलिटिकल मामला में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बल्कि इससे भी आज हम बात करते हैं कि अदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए और वो लाइन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो जब वो क्रॉस होती हैं तो उससे मामलात कोई ठीक नहीं रहते और चीजें बिगड़ जाती हैं, सिस्टम बिगड़ता है, सारे मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। तो आप बात कर रहे हैं कि जी क्या वो हो गई है, तो ये आप इस तरह का कमीशन का हवाला दे रहे हैं या दूसरे लेकर। उन्होंने पीछे एक DGI-SPR ने कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी हम सियासी मामला से अलग है, तो हम एज द फेस ऑफ इट उसको हमें मानना चाहिए। एक जिम्मेदार अदारे के तर्जुमान अगर कह रहे हैं तो मेरा ख्याल है हमें उसके जब तक कोई अदरवाइज एविडेंस आए। बाकी जो वाकयात आप बता रहे हैं
कि हमजा साहब की बेल, हमजा साहब 30 महीने से लोएस्ट पीरियड ऑफ एनी जो जमी है उसका वो 20 मंथ। तो इनका आपको पता है जो केस है उसमें बिल्कुल कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जैसे आप उनको उसमें कर सके क्या वो उसमें मतलब उस पर इल्जाम ही बस ऐसा लगा दिया है। तो बाकी तो मेरा ख्याल है ऐसे नहीं उनके खिलाफ बनता। तो वो बेल राणा साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी जी बोले बोले। 2018 में जो हुआ है वो मेरा ख्याल आज तक एक था कि यार 2018 में बहुत ज्यादा धांधली। तो करंट स्टेटस आपकी लीडरशिप का माइंडसेट ये है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है? नहीं, वो कहते हैं गिलानी साहब ने ये बयान दिया है, नहीं सब ने ही बयान दिए हैं। मेरे पास शॉर्ट्स मौजूद है, राणा साहब आपको सुनवा देते हैं। सुनवाइए प्रोड्यूसर साहब, सुनवाइएगा। बज़ाहिर के इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं तो न्यूट्रल किरदार को हमें वेलकम करना चाहिए। जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है। बड़े वाक़यात हुए हैं ये NA 75 में। आपने किसी बंदे से कोई ऐसी बात नहीं सुनी होगी कि कोई आदमी इशारतन भी ये बात कहे कि जी ये फलां हो सकते हैं, फलां हो सकते हैं, फलां हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा इस वक्त सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है, मेरी मौजूदगी में उन्होंने ये बात कही है, तो जाहिर है कि वो उसकी अपनी बात तो नहीं हो सकती, उनकी पार्टी की भी यही बात हो सकती है। और हम अगर कहीं पर कोई शवाहिद उनको नहीं मिले हैं किसी तरफदारी और जानिबदारी के, तो बिलावजह तो हम किसी को जानिबदार नहीं कहते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। वो फैसला करेंगे और हमें मनोमन कबूल होगा। हम वो वाली पार्टी नहीं है जो कि इदारों को हमेशा अब जो फैसले उनके खिलाफ आए तो वो चैलेंज करें। ये इनका वतीरा रहा है, ये इनकी हिस्ट्री है, ये इनका कल्चर है कि हार कभी नहीं मानो और अपने जिस तरह से भी कहानियां, मफरूजे, झूठ, धौंस, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करके नताइज को अपने फेवर में करें। राणा साहब आपकी तमाम लीडरशिप ये बात कर रही है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, तो कल को आप ये दावा करेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही है, तो कल आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। नहीं, मेरी बात आपने नहीं सुनी। मैंने भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ही हवाला दिया था तो उन्होंने ये बात की है कि बाज़ार लगता है अगर उन्होंने ये बात की है उनके पास शायद कोई वाइब्रेशन हो, कोई इंडिकेशन हो। और इसी तरह जो आपने DGISPR का एक स्टेटमेंट आया बेटा में ये लेना चाहिए इस तरह। दूसरी बात आपने शरीफ फराज साहब की बात सुनाई है, अगर वो यही कहते हैं कि जो फैसला आएगा तो मान लेंगे, तो फैसला तो वो चैलेंज कर रहे हैं जी। अब उनके पास और चाराकार क्या है? बिल्कुल ठीक। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। कमर ज़बान कायला साहब, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है आपके ख्याल में? मैं बेहतर साहब यही गुजारिश कर रहा था कि पहली बात उनको न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरी बात कि इस वक्त हमारी क़यादत से, मुस्लिम लीग की क़यादत से ये सवाल किए गए तो उन्होंने यही कहा है कि बज़ाहिर इस वक्त तक तो कोई सबूत ऐसा नहीं है कि कहा जा सके कि वो न्यूट्रल नहीं है, सो हमें न्यूट्रल मानना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमें इसमें ना घसीटा जाए, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, ये अच्छा अमल है। आप तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों को तो कोई हिंदुस्तान के एजेंट कहते थे और हम तो पाकिस्तान की बड़ी बुरी जमातें और बड़े खराब लोग हैं। तो क्यों किया उन्होंने जो आप कह रहे हैं कि कोई समझौता कर लिया, कोई डील कर ली? तो डील करने के दो फैक्टर्स होते हैं। आखिर में इस पर बात करेंगे आपसे। एक कोई हाथ देने वाला होता है तो कोई लेने वाला भी होता है। तो ये तो सिर्फ आप एक तरफ से सवाल कर रहे हैं ना। उनसे पूछिए जो इस मुल्क को एक नए कल्चर में लेके चले थे, तबाही और बर्बादी की और बदतमीजी और का तूफान लेके आए थे, उनसे जरूर सवाल कीजिए। बिल्कुल सही। रजा रूमी साहब, एस्टैब्लिशमेंट का गैर जानिबदार होना अपोजिशन की तरफ जानिबदारी तस्वुर होगा? आइन और कानून के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो या रियासत के जो परमानेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं मसलन अदलिया, उनको न्यूट्रल रहना ही पड़ता है, गैर जानिबदारी का मुजाहरा ही करना पड़ता है, क्योंकि यही उनको यही कानूनी रास्ता है। अगर कोई शुबा हो
या इस तरह का परसेप्शन हो कि वो किसी एक साइड की तरफ झुकाव है, तो उसको जल्द अज जल्द दूर करना चाहिए, क्योंकि ये रियासत के लिए खुद अच्छा नहीं होता। ये सियासी पार्टियों का मामला नहीं है कि ये नून लीग हो या पीटीआई हो या पीपीपी हो। ये दरअसल हमारी रियासत के अंदर पे लोगों का जो एतमाद है, ये उसका मामला है। एक छोटा सा काम इलेक्शन कमीशन ने किया और आप देखें कि लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ और तौसीफ की है, और लोगों में थोड़ा सा जो है एतमाद बहाल हुआ है उस इदारे का। वही इदारा जिस पर बेहद इल्जामात लगते रहे माजी में। इसी तरह दीगर इदारे जो हैं, जो परमानेंट इदारे हैं, वो अगर अपना आइन के मुताबिक काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल वो एक अच्छी चीज होगी। और इस मौजूदा सिनेरियो में भी और उनसे यही तवक्को की जाती है, और मेरे ख्याल से ये खुद भी इस चीज़ का एहसास जो है वो तक़वियत पा रहा होगा कि जो ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है जारहाना किस्म का या पीडीएम का, उसने दबाव भी डाला है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इतनी बार एक बात को बार बार कहते हैं तो फिर यकीनन उसका असर भी होता है। लेकिन अब क्या वाकई ही में मुकम्मल गैर जानिबदारी का मुजाहिरा होगा? देखिए, ये अभी ये 3 मार्च को हमें पता लग जाएगा अगर क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अभी तक जो आसार हैं वो तो अच्छे हैं। रजा साहब, ये बताइए कि क्या एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होना अफोर्ड कर सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है एस्टैब्लिशमेंट के लिए? जी, क्यों नहीं अफोर्ड की, क्या इसमें बात है? आप ये बताइए, पाकिस्तान की कौन सी ऐसी हुकूमत रही है पिछले 20-30 सालों में? देख लीजिए, जनरल मुशर्रफ का दौर निकाल दीजिए, जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम नहीं किया, या उनकी जो एडवाइस है, या उनका जो बहुत सारे मामला, चाहे वो सिक्योरिटी हो, खारिजा पॉलिसी हो, उनकी जो एडवाइस को मुकद्दम नहीं रखा। हत्ता कि देखिए, इसमें कोई ऐसी बुनियादी चीज नहीं है, कोई बुनियादी फड्डा है ही नहीं। ये एक जो है वक्ती ब्रेकडाउन होता है, पावर टसल होती है। चूंकि हमारे यहाँ रूल्स ऑफ द गेम जो है वो क्लियर नहीं है। सभी लोगों को जो आइन में जो दायरा कार मुतय्यन किए गए हैं, उससे लोग निकलने की कोशिश करते हैं, लोग और इदारे, चाहे वो सियासतदान भी हो या वो अफवाज पाकिस्तान भी हो या अदलिया हो। जैसे आपने अदलिया का देखा कॉन्डक्ट भी माजिया करीब में देख लीजिए, उससे पहले भी देख लीजिए, पीपल्स पार्टी के ज़माने में जो इफ्तिखार चौधरी साहब किया करते थे उस गवर्नमेंट के साथ, और जो फिर बाद में उनके सक्सेसर साकिब निसार साहब ने किया पीएमएलएन के साथ, तो क्या आप उसको बिल्कुल गैर जानिबदारी का मिसाल देंगे? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर जो इंटरफेरेंस होती रही है अदालत में, वो भी आइन के मुताबिक नहीं है। पॉलिसी मैटर्स और एग्जीक्यूटिव मैटर्स में अदलिया की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये काम पाकिस्तान का है और पार्लिमानी जमहूरियतों का है। एक शॉर्ट सा ब्रेक मुझे लेना है, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि एजेंसीज का किरदार अब कहीं पर भी पीडीएम को नहीं नजर आ रहा। इस पर बात करेंगे, छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। राना साहब, क्या आपके हक में फैसले आने का मतलब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है? यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर जीतेंगे तो फिर ही तसव्वुर किया जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, जो इलेक्शन के फैसले आप अगर डस्के का देखें तो किसी को शक है कि वहां हम लंबी लीड से जीत रहे थे? मेरे तो साथ का हल्का है, मेरे हमसाए हैं, मुझे पता है ये कौन कौन से हरबे इस्तेमाल हुए और किस तरह का। और फिर पोलिंग वाले दिन जो था वो भी एक मिसाल कायम हुई है कि इस तरह भी हो सकता है। जो उस वक्त रियासत गर्दी थी, रियासती मतलब मैं तो वो समझता हूँ कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये क्या तरीके इंसाफ करना चाहती है मुल्क में, और कौन से ये माहौल और कौन सी ये लेगेसी छोड़ना चाहती है सियासत में। तो मैं तो ये बड़ा इसके देख के इसका एटीट्यूड, या तो ये दे बिलीव इन फाशिज्म के बस ये, और इतने तर्जुमान मुकर्रर कर दो, इतने झूठ बोले कि ये सारा ही पोलराइजेशन हो जाए, पोल्यूट हो जाए सारी बातें। तो मैं समझता हूँ कि ये बात नहीं है। डस्का का जो इलेक्शन कमीशन ने किया है तो ये बड़ी खुशहन बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हमारे वोट जाते हैं, ये नहीं कि अगर हमें 160 मिलते हैं तो फिर नहीं, अगर हार भी जाते हैं तो कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हमारे वोट कोई 160 से हमारे 10 चले जाते हैं, 15 चले जाते हैं पीडीएम से,
तो फिर हम समझेंगे कि कोई और कुव्वत है, क्योंकि पीटीआई को तो कोई बात करने को तैयार नहीं। पीटीआई ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। रजा भाई, मैं दोबारा आता हूँ राणा साहब आपकी तरफ। रजा भाई, अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और वो किस तरह की होंगी? देखिए जी, बिल्कुल हुकूमत के लिए मुश्किलात तो पैदा होंगी, और यकीनन वो जो एक बहुत बड़ा सहारा है वो पीछे से हटेगा। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताऊं कि इस हुकूमत को इससे खतरा नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए या उसके साथ लगी रहे। इस हुकूमत को खुद अपने आप से खतरा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की फैसला साजी देखी है पिछले 2.5-3 सालों में, और जिस तरह के जो मुल्की हालात इस वक्त बन गए हुए हैं, और महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो एक देखिए परसेप्शन जो होता है ना, वो अक्सर औकात हकीकत से ज्यादा अहम होती है, और वो एक परसेप्शन बनती जा रही है नाअहली की। और वो जो परसेप्शन है उसको जायल नहीं कर पाई अभी तक गवर्नमेंट, क्योंकि कोई भी फैसला होता है बड़ा, उसमें कोई ना कोई आपको दिखाई दे देता है, नापुख्तगी का एक एलिमेंट आ जाता है। तो इसलिए जो कि अपनी डगर है उससे उनको खतरा होना चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जी, बिल्कुल इसमें देखिए 2016 से 2018 के दरमियान हमने एक वाज़े तौर पर, जो पहले आप बात कर रहे थे झुकाव की या फेवरेटिज्म की, तो वो दिखाई दिया कि बहुत सारे जो हमारे इदारे हैं, जिस तरह से रिलीफ दिया गया मुख्तलिफ औकात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त की हुकूमती जमात को और उनके लीडर को, और उसके बरक्स जो है उस वक्त के वज़ीर आज़म को जिस तरह से एक मामूली सी टेक्निकल नॉकआउट पे वज़ीर आज़म के ओहदे से फारिग कर दिया गया। ना सिर्फ फारिग किया गया बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल कर दिया गया। कोई ऐसा कानून अभी तक नहीं मुझे दिखाई दिया कि जहाँ पे आप किसी को ताहयात नाअहल कर दें। बहरहाल वो अब मालिक हैं आईनो कानून के जो फैसले करते हैं इस तरह के। तो ये वाली चीज जो है ये और फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आरटीएस बंद हो गया। आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, आरटीएस कैसे बंद हुआ, किसकी गलती से हुआ, क्या टेक्निकल मसला था या जान के किया गया, पोलिंग अफसरान को फॉर्म क्यों नहीं दिए गए, ये सारे सवाल अभी तक हैं, वो हवा में मुअल्लक हैं। और उसपे लेकिन अगर इनकी करेक्शन की जाती है, अगर इनको ठीक किया जाता है, तो ये तो मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है। ये जमहूरियत के लिए भाई ये बताइए कि एमक्यूएम आपको नजर आ रही है कोलिशन से अलग होती हुई? देखिए, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं कह सकता कि कोलिशन से वो इतनी जल्दी अलग होगी। एमक्यूएम की तारीख रही है चूंकि जो कि दुनिया में हर छोटी पार्टी जो कोलिशन का हिस्सा होती है वो अपने लिए मैक्सिमम फेवर या मैक्सिमम बेनिफिट निकालती है बहुत ही उन मौके के ऊपर जहां पे उसकी अशद जरूरत होती है। आज सिंध के सीटों के लिए अशद जरूरत है पीटीआई को, तो इसलिए एमक्यूएम भी जरा अपना जो है वो आंखें दिखा रही है। आपने देखा पहले चौधरी बरादरान भी ये कर चुके हैं, बहुत सारे फवाइद भी ले चुके हैं, नैब में उनका केस भी जो है वो बंद हो गया था, और उसके अलावा बाकी मामलात में भी उनको रिलीफ मिला है। तो अब हुकूमत के लिए तहरीके अदम एतमाद लाना आसान हो जाएगा अगर सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर या सचमुच में न्यूट्रल हो जाती है, तो इनके लिए आसानी होगी तहरीके अदम एतमाद में? जी, असल बात तो यही है, गिलानी साहब की एक सीट के ऊपर इतना हंगामा क्यों बरपा है? और वो हंगामा इसलिए बरपा है कि अगर गिलानी साहब जीतते हैं तो उसका ये मतलब है कि ऑपोजिशन ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है अददी एतबार से कि उनके पास कौमी असम्बली में अक्सरियत है। लेकिन अभी ये दिल्ली हनूज दूरस्त वाली बात है, अभी तो ये इलेक्शन होना बाकी है। हमें नहीं मालूम कि वाकई गिलानी साहब जीतेंगे, क्योंकि देखिए हफीज शेख साहब जो हैं वो आईएमएफ के, अभी पाकिस्तान ने आईएमएफ से एक और लोन लेना है, और अगर हफीज शेख साहब हारते हैं तो बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि वो आईएमएफ को क्या पैगाम जाएगा। बिल्कुल सही। इसलिए कर्जा धरता कुव्वतें हैं वो नहीं चाहेंगी कि हफीज शेख साहब लूज करें। बिल्कुल सही। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कमरजमान कायरा साहब, राना तनवीर हुसैन साहब, रजा रूमी साहब हमारे साथ हैं और बात हो रही है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और ऐसा है तो हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। राना तनवीर साहब, तहरीके अदम एतमाद लाना अब आपके लिए आसान हो जाएगा और उसमें आपको कामयाबी नजर आ रही है?
देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह का माहौल है पीटीआई में और जिस तरह लोग उनसे जिस तरह बातें हुई हैं कि महली का, और मैं क्या क्या उनके मतलब कहूँ कि जो इस वक्त उनका परसेप्शन है, उससे मेरे हाल लोग अब इससे क्या कहते हैं जी, भागना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह नहीं वो कोई चीज, कोई तूफान आए तो कुछ चूहे वगैरह भागते हैं, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। अब इनके बंदे किसी ना किसी वक्त इनके लाइज इनको छोड़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो अपनी किसी प्रीटेक्स्ट पे छोड़ देंगे कि हमारे पॉइंट्स नहीं माने गए, हमारे एग्रीमेंट था, हमारा साइन था, जिस तरह PMLN का PML काफ ने क्यू ने जो बात की थी कि जी ये रिटर्न हमारे साथ हुए हैं, लेकिन जब भी वो उन्होंने कोई बात करनी होती है वो सामने रख देते हैं। इसी तरह मैंगल साहब का यही था, सर मैंगल साहब वो कोई 6 पॉइंट थे, तो वो कहते जी एक भी नहीं इन्होंने पूरा किया, तो मैंने साल इंतजार किया, 2 साल इंतजार किया। ठीक है। तो इसी तरह MQM भी कोई ना कोई बात करेगी और वो कहेगी कि जी ये नॉन डिलीवरेंस है, ये थोड़ी थोड़ी बात करते हैं वो। ठीक है। मसलन काफ के जो लीडर हैं वो कहते हैं जी देखें, इनको महंगाई पे तवज्जो देनी चाहिए, इनको इस काम। अच्छा राणा साहब, ये बताएं, बिल्कुल ठीक हो गया, इस पर बात होगी, ये तहरीके अदम एतमाद आप फिर लाएंगे सेनेट के फौरी बाद लाएंगे? नहीं, फौरी बात हो, लेकिन वो एक ऑप्शन है जो हम एक्सरसाइज करेंगे, बैठ के PDM मीटिंग करेगी, क्योंकि वो PTI ने फ्लोट किया है ये ऑप्शन PDM के प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल तो ये इसको फिलहाल पेंडिंग रखा था कि पहले हम सेनेट का इलेक्शन लड़ लें, चले सही तो PDM की मीटिंग होगी, वहाँ जो फैसला होगा कि क्या इस ऑप्शन में हमने जाना है या नहीं जाना है या नहीं जाना। राणा साहब ये बता दें, राणा साहब आपने पंजाब में क्या किया है, मुकमुका कर लिया। अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते हैं तो फिर वो ऑप्शन को पे जाने का ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एक इंडिकेशन आ जाएगी, एक हमें एक मिल जाएगी चीज। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। तो मुझे ये बता दें कि पंजाब में आपने क्या किया है, मुकमुका कर लिया, PTI के साथ बैठ गए, PTI के साथ परफॉर्मेंस कर लिया आपने? कि ये पॉलिटिकल जो मेरा पॉइंट है ना शुरू से, कि वो ये है कि हमें बजाय कॉस्मेटिक्स काम करने के बजाय कुछ ऐसे काम करने, जिस तरह ये कहते हैं ओपन बैलेट, वो इलेक्शनों के स्पिरिट के ही, जमहूरियत के स्पिरिट के खिलाफ है। कोई अगर कोई विजडम पॉलिटिकल लोग, रिप्रेजेंटेटिव, लेजिस्लेटर महसूस करते तो वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन ओपन ना कर रखते डिवीजन से, बल्कि वो दूसरे इलेक्शन भी करते। तो ये विजडम थी कि ये होने चाहिए, और बिल्कुल किसी को बंदे को मौका तो देना अपने कॉन्शियस का, वो वोट डाल सके। जी एग्जैक्टली। उस पे ये बात मैं और बात करने लगा हूँ मैतला साहब, ये पूरी बात सुन लें कि पॉलिटिकल कल्चर और ये थ्रू प्रोसेस जो है ना, एवोल्यूशन प्रोसेस, ये अगर सिस्टम चलता रहेगा, मीडिया, पब्लिक, ये वो प्रेशर आएगा कि जहाँ पे लोग करप्शन को जुर्म नहीं करेंगे कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे फ्यूचर में कोई दाग आए, और ये चीजें इस तरह बेहतर होनी चाहिए। जिस तरह अभी पॉलिटिकल लीडर्स, मैं आज फिर कहता हूँ ठीक हो गया कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स चाहे ना, अगर हमारे हर पार्टी के लीडर चाहे कि करप्शन नहीं होनी, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करनी, तो कभी हो सकता ही नहीं है। जिस तरह पंजाब में हुआ, यहाँ पे बिल्कुल अच्छा किया है, बिल्कुल मैसेज दिया है कि ये भी काम हो सकता है कि अददी लिहाज से नहीं, तो फिर बाकी सूबों में भी तो ऐसा किया जा सकता है ना। फिर जो आपका सुप्रीम कोर्ट में तो स्टांस कुछ और है कि ओपन बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए, मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा आपकी तरफ आ जाता हूँ। कायरा साहब ये बताइए, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत नहीं पाते हैं तो फिर भी एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम किया जाएगा, क्योंकि ये तासुर तो है कि एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है हफीज शेख साहब, एस्टेब्लिशमेंट उनको खोना, लूज करना, हराना अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे रूमी साहब से बड़ी माजरत के साथ इख्तलाफ है कि एस्टेब्लिशमेंट या ये जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट होती है, इनके मोरे परमानेंट नहीं होते। इस तरह के बहुत सारे मोरे होते हैं, एक टूट जाता है, को नया उठा के रख लिया जाता है, और एक वक्त में कई सारे मोरे काम कर रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो किसी एक पे इतने बड़े बैठ करते हों। हाँ, ये बात अपनी जगह दुरुस्त के गिलानी साहब के जीतने से हुकूमत को बहुत बड़ा धचका, बल्कि हुकूमत फारिग हो जाती है। गिलानी साहब जीतेंगे, लेकिन ये बताइए कि गिलानी साहब तो भी जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये बात का फैसला है, ये तो 3 तारीख को होना है। आज क्या हो गया, हमने एक चीज अचीव कर ली कि हमारी एजेंसीज जो हैं वो न्यूट्रल हो गई। आज हमने अपने इलेक्शन कमीशन को एम्पावर होता हुआ देख लिया, अपने पांव पे वजन डालते हुए देख लिया। आज PTI के अंदर जो क्रैक्स थे
इनके अंदर जो मसनूइयत थी, जो इनको आर्टिफिशियल बॉन्ड के तहत बांधा गया था, आज इनको इनका सूबा सिंध का सदर जो है वो फट पड़ा, आज बलोचिस्तान का सदर फट पड़ा। ये जो वोट खरीदने और बेचने के नारे लगा के ओपन वोटिंग की बात कर रहे थे, एक सूबे का सदर कहता है कि वहां जिसको टिकट मिला है वो 35 करोड़ का मिला है, दूसरे सूबे का सदर कहता है कि यहाँ पे 60, 50, 60, 70 करोड़ रुपए वाली असामियां फिर रही हैं, जिसका जिक्र वजीर आजम ने फरमाया था। और जब उनकी अपनी जमात ने उस कैंडिडेट की मुखालफत की, उसका टिकट विड्रा कर लिया और उसको बलोचिस्तान अवामी पार्टी का टिकट दिलवा दिया और अपना कैंडिडेट उसके हक में विड्रा करके अल्टीमेटली उसी को जितवाना है। तो ये सारा कुछ जो इनकी अपनी जमात के अंदर से क्रैक्स पटे हैं, केपीके में ये जमात वाजे हो गई है, इनके अंदर सिर्फ एक कैंडिडेट आने से जो एमएनएज एमपीएज के अंदर फ्रस्ट्रेशन थी वो खुली है। जिस चीज को वजीर आजम कल तक गुनाह अजीम कहते थे और करप्शन की बुनियाद कहते थे डेवलपमेंट फंड, आज फंड भी दे रहे हैं, फंड से ज्यादा भी कुछ दे रहे हैं। आज चीफ मिनिस्टर भी भाग रहे हैं, गवर्नर भी गैर आईनी तौर पे अपने काम कर रहे हैं, सारी सरकारी मशीनरी परेशान है, पूरे मुल्क में उथल पथल मची हुई है। तो अच्छा, हमने तो जो कुछ अचीव करना था और कौम के सामने रख ठीक। दिया है कि इनकी हैसियत क्या है, इनका किरदार क्या है। ये जो कहते हैं कि हम इंसाफ चाहते हैं, 10 का के इलेक्शन में भी उसको बिल्कुल ठीक है, ये expose कर मान दिया, लेते हैं, तो बाई फिर आप इलेक्शन में पंजाब expose में कर उनके साथ क्यों बैठे? आपने मुकमुका क्यों किया? किसके जो साथ? एमपी हमने आप तो पीटीआई किसी के का साथ मुकमुका बैठे नहीं हैं, किया। जो एमपीएस आपको बिल्कुल वोट नहीं देना चाहते थे, आपने उनको शटअप कॉल दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने हमें यही तो मुस्लिम लीग मुतनासिब ने कहा कि नुमाइंदगी आपके से वोट- आपने सीटें सुनिए बांट भाई, दी मैं बता आपस में। देता हूँ, जी मैं बताता हूँ ना, वो मुझे पता है क्या हुआ। हम मीटिंग में थे, मरियम बीबी के पास मिलने गए, वहां पे हमसे मुस्लिम लीग के साथियों ने ये कहा कि हमारे तो 7 वोट हैं टोटल और आपको जीतने के लिए वहां 49, 48 वोट्स चाहिए, सो हमारा कैंडिडेट तो जीत नहीं सकता था मुस्लिम लीग के बगैर। उन्होंने कहा हमारी पोजीशन ये है कि हम चाहते हैं आप अपना कैंडिडेट विड्रा कर लें ताकि हमारी सीट सिक्योर हो जाए। तो हमने अपना कैंडिडेट मुस्लिम लीग जो कि हमारे इत्तेहादी हैं उनके हक में विड्रा कर लिया और मुस्लिम लीग हमारे कैंडिडेट यूसुफ गिलानी साहब को वोट कर रही है। हमें ये अकोमोडेट करना चाहिए था। तो या तो आप हम ये जीत रहे कायदा होते। साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने तस्फिया किया है पीटीआई के साथ, वो पीटीआई के साथ मैं बैठी है, आपसे आप नहीं सिर्फ ये बैठी? कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे तो मुस्लिम लीग ने कहा, जो मेरे इत्तेहादी हैं, बिल्कुल सही कि है। आप अपना कैंडिडेट विड्रा कर लें। मैंने विड्रा कर लिया क्योंकि मेरे पास वोट नहीं है। अगर वोट होते तो मैं बिल्कुल विड्रा ना करता, फिर मेरी और सूरत हाल होती। अब मेरे पास अगर वोट थे तो मेरा निसार मुस्लिम लीग पे हो सकता था, लेकिन मेरा लार्जर इंटरेस्ट तो जो कहा जा रहा है कि परवेज इलाही साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब से बात की और उनके कहने पर आपने विड्रॉ करवाया कैंडिडेट। साहब, एक तो आप सबके लिए आसान काम है पीपल्स पार्टी को बुरा कहना, सबसे सौखा काम है। ओ भाई मेरे, अगर हमने कुछ किया होता तो उसका कुछ हमें फायदा भी होता ना, मैं आपकी बात मानता। अगर मुझे कुछ उसका फायदा पहुंच रहा होता या मेरा कैंडिडेट जीत रहा होता या वो रन में होता, उसके पास तो टोटल 7 वोट थे। अगर हमें पीटीआई के अपने मुस्लिम लीग वोट नहीं देती, वो कहती है कि हम आपके साथ फेडरल गवर्नमेंट में या इस्लामाबाद वाली सीट पे आपके साथ हैं कौमी असेंबली में, तो मुझे अपना ट्रस्ट बहाल रखना है ना। बिल्कुल तो मैं तो इनके अच्छा हक में कायदा अपना साहब, विड्रा ये कर रहा हूं। बताइए, वहां पर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ये बात भी की कि कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं, एमएनए के कैंडिडेट्स और एमएनए मौजूदा ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर हम आपको वोट देंगे इसके बदले में मुस्लिम लीग नून हमें आइंदा आने वाले इंतखाबात में टिकट्स देगी। ऐसी भी बात हुई है वहां पर? नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी वहां मीटिंग के अंदर कोई ऐसी बात नहीं। आप तरदीद कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, 9 या 12 जो एमएनएस है उन्होंने कोई टिकट्स नहीं मांगे और ना ही आपने मरियम नवाज साहिबा से या मुस्लिम लीग नून की क़यादत से ऐसी कोई बात की है? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं की, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। मुस्लिम लीग का अपना इंटरनल इशू है और ये कोई आसान काम नहीं है। मित्तल साहब, आप और तरह चीजों को कंसीव करते हैं, जरा गौर करें। जहां से पीटीआई के लोग जीते हुए हैं या वो हमें वोट देते हैं और वो कहते हैं कि हमें कल मुस्लिम लीग का आप वोट ले दे, टिकट ले दे, तो वहां मुस्लिम लीग के अपने लोग भी हैं। बिल्कुल जो सही। चंद हजार आखिरी वोटों से, आखिरी आगे सवाल है पीछे कायदा हुए साहब, हैं, तो ये किस तरह मुमकिन है कि बिल्कुल मुस्लिम लीग ठीक हो। अपने मेंबर्स को, अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को छोड़ के बिल्कुल हमारे ठीक है। कहने पे करना शुरू कर दे? ये टाइम लॉजिकल खत्म हो रहा है। सोचे ना, ऐसा हो सकता नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कायदा साहब। ये बताइए कि सिंध में एमक्यूएम आपको ज्वाइन कर रही है? हम दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हमने उनको एक फेयर ऑफर की है कि उनका जो फेयर शेयर बनता है हम उससे ज्यादा भी उनके साथ एडजस्ट करने को तैयार हैं और वो हमें फेडरल में भी सपोर्ट करें और सिंध में भी सपोर्ट करें। हमारा ख्याल ये है कि
एमक्यूएम का अल्टीमेट बेनिफिट तो हमारे साथ ही है। वैसे तो उनकी इम्कानात जमात क्या और है? उनके जो कायद हैं, जो उनके लीडर जो इम्कानात क्या हैं, है? वो तो रोज कहते हैं ना कि मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों बैठे हैं हुकूमत के साथ। इम्कानात इंशाल्लाह बेहतरी के हैं। बेहतरी के हैं। कमर ज़मान कायदा साहब, नजर उमी साहब, राना तनवीर हुसैन साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।